मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग आंसर्स को और आगे के वीडियो में देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्वच्छ भारत क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया गया है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ हम देख सकते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जानकारी क्या क्या दी गई है। इसके बाद में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। यह प्रश्न सीबीएसई के द्वारा 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई जिसमें कि हमें एसेट्स के जो प्री ओपनिंग डेट की है 1 अप्रैल 2017 की उनकी जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लब का नाम लिखना चाहिए, स्वच्छ भारत क्लब न्यू दिल्ली। इसके बाद में डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फिर उसका अन्य कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। अब हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर निकालनाएंगे। इसके लिए हमें पेमेंट देखना होंगे। पेमेंट ने सबसे पहले दिया है बाय कैंपेन एक्सपेंसेस 1,30,000। हम देखेंगे कि क्या इसका कोई एडजस्टमेंट दिया है। तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर में टू कैंपेन एक्सपेंसेस 1,30,000। नेक्स्ट पॉइंट देखा ऑफिस रेंट दिया है 40,000 का, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए लिखेंगे टू ऑफिस रेंट 40,000। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ये दिया है सैलरी, बाय सैलरी 10,000 था तो इसे हम लिखेंगे टू सैलरी 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद में फर्नीचर हायर रेंट दिया गया है तो फर्नीचर हायर रेंट, यहाँ पर फर्नीचर एक संपत्ति होती है लेकिन फर्नीचर का किराया हर साल हमें देना पड़ता है, इसलिए ये एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वैसे लिखेंगे टू फर्नीचर हायर रेंट। अगर फर्नीचर होता तो हम इसे संपत्ति होने के कारण नहीं लिखते। इसके बाद में है बाय एडवर्टाइजमेंट 15,000 तो इसे भी लिख लेंगे। इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, हमें ये एसेट होती है। यहाँ जो डेट दी है इसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। इसका हमें बैलेंस सीडी दिए हैं कैश और बैंक के, ये भी एसेट होती है इसलिए इन्हें भी नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा पेमेंट साइड से सारे एंट्री हमने लिख लिया है। अब हम रिसिप्ट साइड की ओर देखेंगे। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस बीडी, ये एसेट्स होती हैं कैश और बैंक, इसलिए इन्हें नहीं लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, तो इसमें 1,80,000 दिए हैं, इसका हम एडजस्टमेंट देखेंगे, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे इसे इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर की सेल की एंट्री हम नहीं लिखते हैं। इस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस अगर निकाल सकते हैं तो उसे लिखा जाता है। हम देख सकते हैं बुक वैल्यू 3,000 थी और इससे सेल क्या है 2,000 में, तो हमें यहाँ पर 1,000 का लॉस हो गया है। लॉस को एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1,000। इसके बाद में हमें दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल मानी रिसिप्ट होती है, इसलिए इसे नहीं लिखा जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट को हम लिखेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट हमारा आ गया बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपीज़। इसके बाद में हमारे इस साइड की भी सारी एंट्री हो गई हैं। अब हमें ध्यान देना होगा कि पेमेंट साइड में एक हमें फिक्स डिपॉजिट दिया गया है जिस पर कि डेट और परसेंटेज दिया है, जिससे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया गया है फिक्स डिपॉजिट में, तो अगस्त से मार्च तक की कैलकुलेशन होगी। अगस्त की 1 तारीख इसलिए पूरा अगस्त का भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमने काउंट किए कितने महीने हुए, 8 मंथ हुए। तो हमें 2 लाख का 12% से 8 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 16,000 रुपये की अमाउंट, 16,000 की अमाउंट आ रही है। इसे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट के रूप में। इसके बाद जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें से कुछ भी यहाँ आने योग्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी एंट्री हमारी हो गई हैं। दोनों साइड टोटल करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि डेबिट का टोटल कम है, तो हम डिफरेंस के लिए लिखेंगे टू सरप्लस, या इसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
तो जो क्रेडिट का टोटल था उसे हमने दोनों जगह टोटल में लिखा 3,96,000 और जो डिफरेंस है उसे हमने लिखा सरप्लस में 1,88,000। अब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया है। अब हम इसके आगे बैलेंस शीट को बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। इसके बाद हम कॉलम के नाम लिखेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सी एंट्री रिसीव पेमेंट में से आएगी। सबसे पहले हम पेमेंट साइड से देखेंगे। पेमेंट साइड की वो एंट्रियां जो हमने अभी तक नहीं लिखी हैं इनकम एक्सपेंडिचर, वो एसेट्स की हैं। तो यहाँ कैंपेन एक्सपेंस लिख चुके हैं, ऑफिस रेंट भी लिख चुके हैं, सैलरी भी लिख चुके हैं, फर्नीचर का हायर रेंट भी लिख चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट भी लिख चुके हैं। इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट था, इसे हमने नहीं लिखा था और इस पर जो इंटरेस्ट निकला वो भी एक्रूड इंटरेस्ट है, तो दोनों को हम एसेट्स में लिखेंगे। और इसके बाद में जो बाय बैलेंस सीडी में जो कैश और बैंक दिया है ये भी हमारी एसेट है, तो इन्हें भी एसेट में लिखा जाएगा। हम लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट में सबसे पहले 2 लाख का था, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट 16,000, दोनों को टोटल करके 2,16,000 हो गया। इसके बाद में हमारा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड की अमाउंट आ जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से 40,000 और 25,000। इसके बाद में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। यहाँ हमें कुछ एसेट्स की जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहले था बुक्स, और बुक्स के संबंध में हमारे नए ईयर में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे बुक्स के 50,000 रुपीज़। इसके बाद में कंप्यूटर्स दिया है 75,000 का, तो इसे भी एसेट में लिखेंगे कंप्यूटर्स 75,000। इनके बारे में इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, इसलिए इनके कोई एडजस्ट नहीं होगा। इसके बाद हमें लाइबिलिटी के पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें कैपिटल फंड और क्रेडिटर बताया है, इनकी एंट्री लाइबिलिटी साइड में होगी। पहले हम इसकी अदर इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। हमने रिसिप्ट साइड में देखना है लाइबिलिटी के लिए। ये जो बैलेंस बीडी दिया है ये ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के काम के लिए होता है, जो कि निकाल के हमें दिया हुआ है, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसलिए। इसके बाद में हमारा सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं। फर्नीचर जो था हमारा, इसकी एंट्री हमने लॉस के रूप में की थी। फर्नीचर हमारे पास एसेट के रूप में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे नए वाले में। ये ओल्ड बैलेंस शीट का रहा होगा जिसे सेल कर दिया है। लाइफ मेंबरशिप हमने कैपिटल रिसिप्ट मानकर इसको एंट्री नहीं लिखी, तो ये लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस रुपये, इसे कैपिटल फंड में टोटल किया जाता है। इसके बाद में और कोई पॉइंट हमारे पास में लिखने के लिए अब नहीं बचा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कैपिटल फंड दिया है 1,28,000, तो इसकी एंट्री सबसे पहले आएगी कैपिटल फंड 1,28,000। इसमें हम सरप्लस को ऐड करते हैं, तो 1,88,000 हमारा आया था। इसका जो टोटल होगा उसमें हमें लाइफ मेंबरशिप फीस को जोड़ देना चाहिए, तो टोटल आया 3,46,000। अब जो क्रेडिटर्स बचा था 60,000, उसे भी यहाँ लिख देंगे। अब हमारी सारी एंट्री हम लिख चुके हैं, दोनों साइड टोटल करेंगे। टोटल आ रहा है दोनों साइड में 4,06,000, जो इक्वल है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, जिसमें हमें दिया है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी यूथ एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। इसके बाद में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था ऑन 31 मार्च 2017 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 2,000 एंड ऑन 31 मार्च 2016 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹3,000। यानी करंट ईयर में 2,000 है और पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो 3,000 बाकी था। सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में 1,500 का। हमारे पास ईयर की स्टार्टिंग में बिल्डिंग है 75,000 की, फर्नीचर 18,000 का, 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 की। यहाँ 12% का मतलब हुआ कि हमें इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फुल ईयर का, क्योंकि स्टार्टिंग से है यहाँ पास। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 30,000 के। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%, तो इनके ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। अगर हम कोई परचेज करेंगे तो उस पर भी लगेगा। हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्लब का नाम लिखा, यूथ सिटी यूथ एसोसिएशन। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, डेट डाली, कॉलम के नाम लिखे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब हम सबसे पहले पेमेंट की ओर देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है सैलरी का, तो बाय सैलरी 15,000 है। इसके लिए एडजस्टमेंट में हम देखेंगे, यहाँ पर हमें सेकेंड लाइन में दिख रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 वाज ₹1,500। ये करंट ईयर का बाकी है,
इसलिए इसे प्लस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा टू सैलरी 15,000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 1,500 तो हो गए 16,500। इसके बाद में अगला पॉइंट था बिलियर टेबल, ये एसेट होती है इसलिए इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, तो इसकी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000। नेक्स्ट पॉइंट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का, तो इसकी एंट्री भी यहाँ लिखी जाएगी टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000 रुपीज़ दिया हुआ है हमें, और इसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 1 पे भी ध्यान देना होगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बताया है कि फंड अवेलेबल है हमारे टूर्नामेंट फंड में केवल 26,000, जबकि हमने एक्सपेंसेस किया है 31,000 का। तो जितना पैसा हमारे पास में हो वो पैसा हम खर्च कर सकते हैं, और जो एक्सेस पेमेंट हमें करना होता है उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख कर दिखाते हैं। तो इसी नियम के अनुसार हम जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के जो 31,000 दिखाए गए थे उसे क्रेडिट साइड में दिए गए टूर्नामेंट फंड 26,000 में से लेस करने के बाद जो डिफरेंस बचा है 5,000 उसे ही एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। तो लिखेंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 5,000, इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने की है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट्स होती हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, इन पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इसका अन्य बाय बैलेंस शीट है, ये कैश बैलेंस होता है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। अब हम पेमेंट साइड का लिख चुके हैं, रिसिप्ट की तरफ आएंगे। टू बैलेंस बीटी कैश बैलेंस होता है, ये नहीं आता है। सब्सक्रिप्शन आएगा जिसके लिए एडजस्टमेंट हमें दिए गए हैं। ईयर के एंडिंग में हमारे पास 2,000 का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जबकि ईयर की स्टार्टिंग में 3,000 का स्टार्टिंग था। तो स्टार्टिंग वाला यानी ओपनिंग बैलेंस हम घटाते हैं और जो ईयर एंडिंग में आउटस्टैंडिंग रहता है उसे प्लस करते हैं। तो 52,000 2,000 प्लस होगा और टोटल में 3,000 लेस किया जाएगा। तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, ऐड करेंगे ईयर एंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन 2,000 तो के टोटल 54,000। इसमें ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारा सब्सक्रिप्शन 3,000 उसे लेस करेंगे तो अमाउंट आई 51,000। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फ़ी, तो इसको लिखा जाएगा बाय एंट्रेंस फ़ी 5,000। इसके बाद में हम देख सकते हैं टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, इसकी एंट्री हम टूर्नामेंट एक्सपेंस के साथ कर चुके हैं, तो ये खत्म हो गया है अब हमारे पास से। इसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, इसे रेवेन्यू इनकम मानते हैं इसलिए इसको लिखा जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसके बाद में है टू लीजेसी, तो ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है क्योंकि इस प्रकार से बहुत कम आय होती है, कभी कभी होती है, इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। तो लीजेसी को नहीं लिखा जाएगा। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ देखेंगे। हमारा सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जो दिया था इसे हमने कर लिया है, सैलरी का एडजस्टमेंट भी कर लिया है। थर्ड लाइन में हमें दिया था कि हमारे पास में ईयर स्टार्टिंग में बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे जिन पर हमें परचेज को इंक्लूड करते हुए 10% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब डेप्रिसिएशन लगाना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिल्डिंग पर, फिर लगाएंगे फर्नीचर पर, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर को देखा हमने सबसे पहले, ये 18,000 का इस साल दिया हुआ है और करंट ईयर में भी देखेंगे कि इस तरह का कुछ और दिया तो नहीं है, तो ये हमें नहीं मिला। तो 18,000 का 10% हमने निकाला, ये अमाउंट आई 1,800। इसके बाद में हमारा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को देख सकते हैं 75,000 की अमाउंट दी गई है, सबसे ऊपर दिख रहा है। इसका 10% निकाला तो ये 7,500 आया। इसके बाद में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उन पे हम ध्यान दें अगर, तो 30,000 के पहले से थे हमारे पास में। इसके बाद में हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 40,000 रुपीज़ का परचेज़ किया हुआ है, तो ये हमारा टोटल हो जाता है 70,000। तो अब हम 70,000 पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मानते हुए 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये आया 7,000। इसके बाद में एसेट साइड से हमने बिलियर्ड टेबल थी सेकंड नंबर पर जो दी थी 20,000 की, इसे भी एसेट मानकर छोड़ दिया था, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से 2,000। इस प्रकार से हमारे सारे एसेट्स पर हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी है। इनका टोटल हम अमाउंट पर लिख देंगे 18,300। अब हमारे जो एडजस्टमेंट का पॉइंट है इसी में हम यहाँ पर सेकंड लाइन में देख सकते हैं
12% इन्वेस्टमेंट दिया है 30,000 का। इसका मतलब हुआ कि हमें इस पर पूरे ईयर के लिए 12% इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हो गई 30,000 का 12%, तो ये हुआ 3600। इसे हम बाय में लिखेंगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, टोटल करके देखना है। तो टोटल करके हमने जब देखा तो हमें ये मिला कि डेबिट साइड का टोटल कम है। तो लिखेंगे टू सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टोटल लिखेंगे हम 60,600 बड़ा वाला है, और डिफरेंस आया वो सरप्लस में आएगा 14,800। इस प्रकार से हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट एसेट 31 मार्च 2017, कॉलम के नाम लिखे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमारे जो पॉइंट बच गए हैं जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखे थे, उनकी एंट्रियाँ आएंगी। तो पेमेंट वाले एसेट्स में आते हैं। तो सैलरी हम लिख चुके हैं, बिलियर्ड टेबल नहीं लिखी थी, तो ये एसेट्स में आएगी। बिलियर्ड टेबल 20,000 की, तो एसेट साइड में लिखेंगे बिलियर्ड टेबल को। ये देख सकते हैं आप, बिलियर्ड टेबल हमने 20,000 लिखी, और सबसे नीचे दिख रहा है जिसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 10% से 2,000 का, तो लेस करके अमाउंट हो गई 18,000 की। इसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस हम लिख चुके हैं, इस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये 40,000 का, और इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था फोर्थ लाइन में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30 का, तो दोनों मिला के टोटल कितने हुए थे 70,000 के। उस पर 10% ही 7,000 डेप्थ था, तो वो हम अब एसेट्स में लिख के दिखाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ये एंट्री आई, लास्ट में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, इसमें परचेज किया 40,000 का, टोटल 70 हुआ। इसमें डेप्रिसिएशन के 7,000 लेस करके अमाउंट हो गई 63,000। इसके बाद में ये जो हमें बाय बैलेंस शीट दिया गया है, ये हमारा कैश बैलेंस है, तो इसे कैश इन हैंड के रूप में हम लिख के दिखा सकते हैं। तो ये कैश इन हैंड में लिख दिया 19,000। इसके बाद में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें देख सकते हैं कि ऑन 31 मार्च 2017 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2,000। ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए एसेट हो गई, तो इसलिए इसकी एंट्री भी एसेट साइड में लिखी जाएगी। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,000 रुपीज़ का। इसके बाद में जो थर्ड लाइन में दिया है बिल्डिंग का 75,000, उसको लिखेंगे और उसका 10% डेप उसमें से लेस किया जाएगा। तो बिल्डिंग को यहाँ देख सकते हैं 75,000 है, जिसमें डेप्रिसिएशन के 7,500 को हमने लेस किया है, तो ये अमाउंट हो गई 67,500। इसके बाद में हमारा फर्नीचर है 18,000 का, जिस पर 10% से 1,800 डेप्रिसिएशन है, तो इसे लेस करके अमाउंट में लिखेंगे 16,200 रुपीज़ को। नेक्स्ट एसेट हमारी इन्वेस्टमेंट की है, इसमें हमें जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसे प्लस करना होगा। तो 12% इन्वेस्टमेंट को लिखा 30,000, एक्रूड इंटरेस्ट के 3600 एसेट में आ गया। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एंट्री हम कर चुके हैं, तो एसेट साइड से सारी एंट्री हमारी हो गई हैं। अब हम लायबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड की तरफ बैलेंस बीडी दिया है। सबसे पहले ये ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के काम का होता है। सब्सक्रिप्शन लिख चुके हैं, एंट्रेंस फी लिख चुके हैं, टूर्नामेंट फंड भी हो गया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी हो गया है, लीजेसी है, लीजेसी 37,000 कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये बैलेंस शीट में आती है। तो इसको बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लीजेसी 37,000। इसके बाद में हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखना है, जहाँ पर सेकंड लाइन में हमें दिया था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 को 1,500 की। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अभी ईयर एंडिंग में चुकाना बाकी रह गए हों, वो लायबिलिटी बन जाते हैं। तो लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट पर विचार करेंगे, जहाँ पर हमें जितने भी पॉइंट दिए गए थे वो ओपनिंग एसेट से रिलेटेड थे। इनकी सहायता से हमें कैपिटल फंड को निकालना होगा, और उसके बाद में उसमें हम सरप्लस को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कैपिटल फंड, अमाउंट अभी हमें पता नहीं है, जिसे कैलकुलेट करेंगे और ऐड करेंगे इसमें सरप्लस, जो कि हमें पता है 14,800 निकला था। अब हम कैपिटल फंड कैसे निकालें, इसकी कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। कैपिटल फंड निकालने के लिए आप यहाँ पर
ओपनिंग बैलेंस शीट को देख सकते हैं, जिसमें हम इसको निकाल कर दिखाएंगे। इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एसेट्स में से अदर लायबिलिटी को लेस करना होता है। तो ओपनिंग के बैलेंस हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए देखा कंटेंट, यह हमें दिया गया था। रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस, बीडी में जो कैश बैलेंस था वो पिछले साल का है, उसे लिखना है। इसके बाद में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें से सब पिछले साल के अमाउंटों को लिखा जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का 3000 रुपये, तो वो भी एसेट हो जाएगा। बिल्डिंग, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट है जो 30,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कैश इन हैंड हमने लिखा, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा, बिल्डिंग लिखी, फर्नीचर लिखा, 12% इन्वेस्टमेंट लिखा और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस लिखा। इन सभी का टोटल क्या है, ये 1,66,000 आया। लायबिलिटी में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए ये जो बैलेंस है यही कैपिटल फंड कहलाएगा। अब इसके साथ में हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे ऊपर देख सकते हैं लायबिलिटी में कैपिटल फंड में 1,66,000 लिखा, सरप्लस की अमाउंट 14,800 थी, इसे टोटल कर दिया तो ये हो गया 1,80,800। इसका हम दोनों साइड टोटल करेंगे। टोटल दोनों साइड किया, ये टोटल आया 2,90,300। हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ गई है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो कि 3 या 4 मार्क्स के यहाँ पर दिए गए हैं। और इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, इसे 2019 में CBSE द्वारा अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सरगम हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यहाँ पर हमें 2017 और 2018 के लिए जो अमाउंट है वो दी गई हैं। तो ईयर एंडिंग और ईयर स्टार्टिंग के अमाउंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन के लिए, जिन्हें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं। और इसी प्रकार से जो क्रेडिटर्स हैं उनकी एंट्री दी गई है। और साथ में नीचे दिया है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹1 लाख। Also present the relevant items in the balance sheet of Sargam Hospital as at 31 मार्च 2018। अब हमने इसके बारे में क्वेश्चंस में पहले पढ़ा है। हमने जो रूल्स बनाए हैं जो बुक में देखे हैं, जिसका हमने एक अलग से वीडियो पहले बनाया है, उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से कंज्यूमेबल आइटम की एंट्रियां हम करते हैं, जिसमें स्टॉक और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एंट्री की जाती है। तो उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए ये क्वेश्चन आपको स्वयं हल करके देखना है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसे हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का है, जिसमें कि हमें स्टॉक दिया स्टेशनरी का, क्रेडिटर्स दिए और परचेज कितने का किया ये बताया गया है। ये 2008 में CBSE द्वारा एग्जाम में पूछा गया था। इसे भी आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the financial statement of the club for the year ended on 31 मार्च 2010। यहाँ पर हमें मैच एक्सपेंस मैच फंड के अमाउंट वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। इस CBSE ने 2011 के एग्जाम में दिया था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमें करके दिखाना है कि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी। तो अभी हमने इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ CBSE एग्जाम के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो हमने आपको न्यूमेरिकल समझाए हैं उनके आधार पर आप इन्हें हल करने का प्रयास करिए। और अगर आप इनको करने में सफल हो जाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपने इस चैप्टर के नियमों को ठीक ढंग से समझ लिया है और उनका अभ्यास कर लिया है। वो आपको चैप्टर की समझ अब पैदा हो रही है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन CBSE द्वारा लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे सवाल एक स्टूडेंट को अब बनने चाहिए अगर उसने ठीक ढंग से प्रैक्टिस की है। और अगर ये सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपको फिर से रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत है। अपना मूल्यांकन आप लोग स्वयं करके देखें कि किस प्रकार की स्थिति आपकी आती है। अगर आप ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार नियमों को पढ़ के उन्हें अच्छे से समझें, याद करें और फिर हल करें।
ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं 6 to 8 मार्क में जो पूछे जाते हैं, ये भी CBSE की एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या आंसर्स होंगे ये आपको दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको स्वयं करके देखने हैं। इसके बाद में आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। 1 मार्क के MCQ वाले क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन CBSE द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो अपने को इनकी अच्छी तैयारी करनी होगी। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको PDF फाइल के रूप में पहले ही भेजे जा चुके हैं, आप उसको अध्ययन करें। ये एग्ज़ाम आइडिया से लिए गई PDF फाइल है जो कि 2019-20 के सेशन के लिए छापी गई थी, उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमें जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।